वेलकम टू द यूपीएससी बुक समरी सीरीज। इस सीरीज में हम स्टैंडर्ड बुक से यूपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से कवर करेंगे। आप इसे काम करते हुए वर्कआउट या जॉगिंग के दौरान भी सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। Today's topic is Preamble of Indian Constitution from the book Indian Polity by M. Lakshmikant. So let's dive deep into the topic. तो सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान का ये प्रीएम्बल आखिर है क्या, मतलब इसकी भूमिका क्या है। देखिए, प्रीएम्बल बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्शन है, या कह सकते हैं एक प्रीफेस। ये पूरे संविधान का सार, उसका एसेंस बताता है। हाँ, दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पहला ऐसा था जिसमें प्रीएम्बल शामिल किया गया था। और फिर भारत समेत कई और देशों ने भी इस प्रैक्टिस को अपनाया। बिल्कुल। और इसके महत्व को समझते हुए एन ए पालकेवाला, जो एक बहुत माने हुए जूरिस्ट थे, उन्होंने प्रीएम्बल को संविधान का पहचान पत्र यानी आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। आइडेंटिटी कार्ड, ये टर्म काफी सटीक लगता है। ये कहाँ से आया, मतलब इसका आधार क्या है? हमारा प्रीएम्बल मूलतः पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और पेश किए गए ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पर आधारित है। वही ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था। एग्जैक्टली। वही रेजोल्यूशन संविधान की दिशा तय करता था और प्रीएम्बल उसी भावना को दर्शाता है। इसमें बाद में बदलाव भी हुए हैं ना, अमेंडमेंट्स? हाँ, एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 1976 में आया था। 1976 इमरजेंसी के दौरान क्या जोड़ा गया था इसमें? इस अमेंडमेंट से 3 नए शब्द प्रीएम्बल में जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ये बहुत सिग्निफिकेंट एडिशंस थे। हाँ, सोशलिस्ट, इंटेग्रिटी, इन पर हम आगे बात करेंगे। पहले जरा प्रीएम्बल का टेक्स्ट देख लेते हैं, वो क्या कहता है। जरूर। प्रीएम्बल का टेक्स्ट अपने आप में बहुत गहरा है। ये शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, हम भारत के लोग। ये शुरुआत ही बताती है कि पावर का सोर्स कौन है। बिल्कुल। फिर ये भारत को कैसा बनाना चाहते हैं वो बताता है। हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये स्टेट का नेचर बताते हैं। हाँ, और फिर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। And to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये संविधान के लक्ष्य हैं। सही कहा। और अंत में अडॉप्शन की बात आती है। We hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. नवंबर 26, 1949, ये तारीख तो कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाई जाती है। तो ये टेक्स्ट ही अपने आप में एक पूरा फ्रेमवर्क दे देता है। बिल्कुल। अब अगर हम प्रीएम्बल के इंग्रेडिएंट्स या कंपोनेंट्स को देखें तो 4 मुख्य बातें निकल कर आती हैं। 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से? पहला, जैसा आपने कहा, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हैं भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है। दूसरा है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, मतलब भारत कैसा राज्य होगा, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पॉलिटी। ये पांचों शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। तीसरा कंपोनेंट क्या है? तीसरा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के उद्देश्य, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी हासिल करना, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और चौथा कंपोनेंट है डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी नवंबर 26, 1949। तो ये 4 पिलर्स हैं प्रीएम्बल के, सोर्स, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स और डेट। चलिए अब इन कीवर्ड्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं जो नेचर और ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं। सबसे पहले सॉवरेन, संप्रभु, इसका क्या मतलब है? सॉवरेन का मतलब है कि भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये न तो किसी दूसरे देश पर निर्भर है, डिपेंडेंसी, और न ही किसी अन्य राष्ट्र का डोमिनियन है, जैसा कि आजादी से पहले था। मतलब इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से आजाद। हाँ, भारत एक इंडिपेंडेंट स्टेट है जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को जैसे चाहे वैसे कंडक्ट करने के लिए पूरी तरह फ्री है। पर भारत तो कॉमनवेल्थ का मेंबर है, यूएन का मेंबर है, क्या इससे सॉवरेनिटी पर असर पड़ता है? नहीं। 1949 में भारत ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप जारी रखने का फैसला किया, लेकिन ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है और इससे भारत की सॉवरेन कैरेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ता।
इसी तरह यूएन की मेंबरशिप भी सॉवरेनिटी को कम नहीं करती। अच्छा, और एक सॉवरन स्टेट होने के नाते क्या भारत फॉरेन टेरिटरी एक्वायर कर सकता है या अपनी टेरिटरी किसी और को दे सकता है? हाँ, एक सॉवरेन स्टेट होने के नाते भारत फॉरेन टेरिटरी अक्वायर भी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर अपने क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी फॉरेन स्टेट को सौंप सीड भी सकता है। ठीक है, अब आते हैं सोशलिस्ट शब्द पर। ये तो ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं था, 1976 में 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। हाँ, इसे एक्सप्लिसिटली 1976 में जोड़ा गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले संविधान में सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स नहीं थे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में सोशलिज्म का तत्व पहले से मौजूद था। अच्छा, डीपीएसपी में? हाँ, और कांग्रेस पार्टी ने भी 1955 के अपने आवाडी सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी स्थापित करने की बात कही गई थी। तो भारत का सोशलिज्म किस तरह का है? क्या ये वैसा है जैसा रशिया या चाइना में था, जिसे कम्युनिस्टिक सोशलिज्म कहते हैं? नहीं, भारत का सोशलिज्म डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के सारे मीन्स स्टेट कंट्रोल्ड होते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी अबॉलिश कर दी जाती है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मिक्स्ड इकोनॉमी में विश्वास रखता है, जहां पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ-साथ काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का उद्देश्य है पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज और इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को खत्म करना। मतलब ये वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। बिल्कुल। भारतीय सोशलिज्म कह सकते हैं मार्क्सिज्म और गांधीज्म का एक यूनिक ब्लेंड है, लेकिन इसका झुकाव गांधीयन सोशलिज्म की तरफ ज्यादा है। पर 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, क्या उसने भारत के सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स को डाइल्यूट नहीं किया? हाँ, ये एक बहस का मुद्दा रहा है। एलपीजी पॉलिसीज ने मार्केट इकोनॉमी को ज्यादा महत्व दिया, जिससे स्टेट का रोल कुछ कम हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि इसने सोशलिस्ट क्रेडेंशियल्स को कुछ हद तक डाइल्यूट किया है। समझ गए। अगला शब्द है सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष। ये भी 42nd अमेंडमेंट से आया? हाँ, सेक्युलर शब्द भी 1976 में ही प्रियम्बल में जोड़ा गया, लेकिन यहां भी सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में ही ये कह दिया था कि भले ही सेक्युलर शब्द एक्सप्लिसिटली मेंशन ना किया गया हो, इसमें कोई शक नहीं कि संविधान निर्माता एक ऐसा ही स्टेट स्थापित करना चाहते थे। और इसके लिए संविधान में प्रोविजंस भी हैं। बिल्कुल। आर्टिकल्स 25 से 28 जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटी करते हैं, वो संविधान के सेक्युलर कैरेक्टर का प्रमाण है। भारत में सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट कैसा है? क्या ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट जैसा है जहां स्टेट और रिलीजन बिल्कुल अलग होते हैं? नहीं, भारत में सेक्युलरिज्म का पॉजिटिव कॉन्सेप्ट अपनाया गया है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट अक्सर नेगेटिव होता है, मतलब स्टेट और रिलीजन के बीच कंप्लीट सेपरेशन। सबका मतलब है कि स्टेट का कोई अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा और स्टेट सभी धर्मों को समान दर्जा देगा, इक्वल स्टेटस, और सभी धर्मों को स्टेट से समान समर्थन मिलेगा, मतलब सर्वधर्म संभाव। ठीक है, अब आते हैं डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक पर। इसका क्या अर्थ है प्रियम्बल में? डेमोक्रेटिक पॉलिटी का मतलब है कि जो सुप्रीम पावर है वो जनता के हाथ में है। इसे डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी कहते हैं। डेमोक्रेसी भी दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोग अपनी पावर सीधे एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में होता है। इसके 4 डिवाइसेस होते हैं: रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, उसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं जो उनकी तरफ से गवर्नमेंट चलाते हैं और लॉज बनाते हैं। भारत में यही सिस्टम है। भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंशियल नहीं। सही कहा। भारत में रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जहां एग्जीक्यूटिव अपनी पॉलिसीज और एक्शंस के लिए लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। डेमोक्रेसी के की फीचर्स क्या हैं भारतीय कॉन्टेक्स्ट में? इसके फीचर्स हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज, हर वयस्क नागरिक को वोट का अधिकार, पीरियोडिक इलेक्शंस, नियमित चुनाव, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कुछ ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन का अभाव। प्रियम्बल में डेमोक्रेटिक शब्द का इस्तेमाल सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तक सीमित है या इसका अर्थ और व्यापक है? प्रियम्बल में इसका अर्थ ज्यादा व्यापक है। ये सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात नहीं करता, बल्कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को भी इंक्लूड करता है। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इसे थोड़ा और समझाएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने कंस्टिट्यूएंट असेंबली में अपनी कंक्लूडिंग स्पीच में कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तब तक नहीं टिक सकती जब तक उसकी बेस में सोशल डेमोक्रेसी ना हो। सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी को जीवन के प्रिंसिपल्स के रूप में मानना।
लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये तो प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। हाँ, और डॉक्टर अंबेडकर ने इन्हें एक ट्रिनिटी कहा था। उन्होंने कहा था कि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। लिबर्टी को इक्वालिटी से अलग नहीं कर सकते, इक्वालिटी को लिबर्टी से नहीं। ना ही लिबर्टी और इक्वालिटी को फ्रेटर्निटी से अलग कर सकते हैं। ये बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 1997 की एक केस में कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन का एम है एक एगैलिटेरियन सोशल ऑर्डर स्थापित करना, जहां हर नागरिक को सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिल सके। समझ गए। अगला शब्द है रिपब्लिक, गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। रिपब्लिक का क्या मतलब है? देखिए, डेमोक्रेटिक पॉलिटी दो तरह की हो सकती है, मोनार्की या रिपब्लिक। मोनार्की में हेड ऑफ द स्टेट हेरिडिटरी पोजीशन होती है, जैसे ब्रिटेन में किंग या क्वीन। और रिपब्लिक में? रिपब्लिक में हेड ऑफ द स्टेट हमेशा इलेक्टेड होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए। जैसे भारत में प्रेसिडेंट हैं जो इनडायरेक्टली 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो रिपब्लिक होने का मतलब सिर्फ इतना है कि हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड है? इसके दो और मतलब हैं। पहला, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी किसी एक व्यक्ति जैसे राजा के हाथ में नहीं होती, बल्कि लोगों के हाथ में निहित होती है। और दूसरा ये कि किसी भी प्रिविलेज क्लास का अभाव होता है। मतलब कोई ऐसा वर्ग नहीं होता जिसे खास अधिकार मिले हों। सारे पब्लिक ऑफिसर्स बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले होते हैं। ठीक है। तो ये थे स्टेट के नेचर को बताने वाले शब्द। अब ऑब्जेक्टिव्स पर आते हैं। पहला है जस्टिस, न्याय। प्रियम्बल में 3 तरह के जस्टिस की बात है। प्रियम्बल सभी नागरिकों के लिए जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिक्योर करने की बात करता है। ये आइडियल्स रशियन रेवोल्यूशन 1917 से इंस्पायर हुए हैं। इन्हें सिक्योर कैसे किया जाता है? इन्हें फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के वेरियस प्रोविजंस के थ्रू सिक्योर किया जाता है। सोशल जस्टिस का क्या मतलब है? सोशल जस्टिस का मतलब है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाए, बिना किसी सोशल डिस्टिंक्शन के, जैसे कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन, सेक्स आदि के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। इसका मतलब ये भी है कि समाज में जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए एफर्मेटिव एक्शन लिया जाए। और इकोनॉमिक जस्टिस? इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव ना हो। इसमें वेल्थ, इनकम और प्रॉपर्टी की इनइक्वालिटीज को खत्म करने की बात शामिल है। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस को मिलाकर अक्सर डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कहा जाता है। और पॉलिटिकल जस्टिस? पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि सभी नागरिकों को समान पॉलिटिकल राइट्स मिलें, सभी को पॉलिटिकल ऑफिसेस तक समान एक्सेस हो और सरकार में उनकी आवाज समान रूप से सुनी जाए। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इसका एक उदाहरण है। जस्टिस के बाद है लिबर्टी, स्वतंत्रता। हाँ, लिबर्टी का मतलब है इंडिविजुअल्स की एक्टिविटीज पर रिस्ट्रेंट्स का अभाव, मतलब बेवजह की रोक-टोक ना हो। साथ ही इंडिविजुअल्स को अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलें। प्रियम्बल किन-किन तरह की लिबर्टी की बात करता है? प्रियम्बल लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की बात करता है। और ये लिबर्टीज गारंटीड है? हाँ, इन्हें फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से सिक्योर किया गया है और अगर इनका वायलेशन होता है तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट जा सकता है। ये एनफोर्सेबल हैं। लेकिन लिबर्टी का मतलब ये तो नहीं कि जो मन में आए वो करने की आजादी, मतलब लाइसेंस? बिल्कुल नहीं। लिबर्टी का मतलब लाइसेंस नहीं है। इन फ्रीडम्स को एंजॉय करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेशंस भी बताई गई हैं। हमारी लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि क्वालिफाइड है। उसे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के दायरे में एक्सरसाइज करना होता है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये आइडियल्स कहाँ से लिए गए हैं? ये आइडियल्स फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 टू 1799 से लिए गए हैं। ठीक है। अगला ऑब्जेक्टिव है इक्वालिटी, समानता। इक्वालिटी का मतलब है समाज के किसी भी सेक्शन के लिए स्पेशल प्रिविलेजेस का अभाव और सभी इंडिविजुअल्स को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के आगे बढ़ने के लिए एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज मिलें। प्रियम्बल किस तरह के इक्वालिटी की बात करता है? प्रियम्बल इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात करता है, मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इसके कौन-कौन से डायमेंशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? इक्वालिटी के 3 डायमेंशंस हैं, सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। अच्छा, कैसे? सिविक इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स के तहत आती है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। और पॉलिटिकल इक्वालिटी? पॉलिटिकल इक्वालिटी के लिए 2 प्रोविजंस हैं,
आर्टिकल 325 जो कहता है कि धर्म, जाति, लिंग या वर्ग के आधार पर किसी को वोटर लिस्ट में शामिल होने से इनएलिजिबल नहीं ठहराया जाएगा, और आर्टिकल 326 जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शंस को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर करने की बात करता है। और इकोनॉमिक इक्वालिटी? इकोनॉमिक इक्वालिटी के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जैसे आर्टिकल 39 जो कहता है कि स्टेट पुरुषों और महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क और आजीविका के पर्याप्त साधन, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगा। समझ गई। चौथा ऑब्जेक्टिव है फ्रेटर्निटी, बंधुत्व। फ्रेटर्निटी का मतलब है भाईचारे की भावना, अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड। संविधान सिंगल सिटीजनशिप के सिस्टम द्वारा फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब हम सब पहले भारतीय हैं, फिर किसी राज्य के नागरिक। हाँ, इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में भी कहा गया है कि ये हर भारतीय नागरिक की ड्यूटी है कि वो हार्मनी और कॉमन ब्रदरहुड की स्पिरिट को प्रमोट करे, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल या सेक्शनल डाइवर्सिटी से ऊपर उठकर, और ऐसी प्रैक्टिसेस को रिनाउंस करे जो महिलाओं की डिग्निटी के खिलाफ हों। तो फ्रेटर्निटी को प्रियम्बल में 2 चीजें इंश्योर करनी है, कौन सी? हाँ, प्रियम्बल कहता है कि फ्रेटर्निटी को 2 बातें सुनिश्चित करनी है। पहली, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और दूसरी, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इंटेग्रिटी शब्द भी 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। बिल्कुल, इंटीग्रिटी शब्द को 1976 में 42nd अमेंडमेंट द्वारा प्रियम्बल में जोड़ा गया। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल का क्या मतलब है? के.एम. मुंशी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल का फ्रेज ये सिग्निफाई करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ मटीरियली बेटर लाइफ ही इंश्योर नहीं करता, बल्कि ये भी रिकॉग्नाइज करता है कि हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी सेक्रेड है। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी इंडिविजुअल की डिग्निटी को बनाए रखने पर जोर देते हैं। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज महिलाओं की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की बात करती हैं। और यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन? इसमें साइकोलॉजिकल और टेरिटोरियल दोनों डायमेंशंस शामिल हैं। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स डिस्क्राइब करता है, ये बताने के लिए कि स्टेट्स को यूनियन से अलग होने यानी सेसीड का कोई अधिकार नहीं है। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन को दर्शाता है? हाँ, इसका उद्देश्य है नेशनल यूनिटी के रास्ते में आने वाली बाधाओं जैसे कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, कास्टिज्म, लिंग्विज्म, सेसेशनिज्म आदि पर काबू पाना। तो ये थे प्रियम्बल के कीवर्ड्स और ऑब्जेक्टिव्स। अब बात करते हैं प्रियम्बल के महत्व, उसकी सिग्निफिकेंस की। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक फिलॉसफी और फंडामेंटल वैल्यूज को एम्बॉडी करता है। पॉलिटिकल, मॉरल और रिलीजियस वैल्यूज जिन पर हमारा संविधान आधारित है। ये संविधान निर्माताओं की सोच को दर्शाता है। हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के ग्रैंड और नोबल विजन को रिफ्लेक्ट करता है। ये उन सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाता है जो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान देखे गए थे। कई लोगों ने प्रियम्बल की बहुत प्रशंसा की है। हाँ, बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ही एक सदस्य सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा था कि प्रियम्बल एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। और के.एम. मुंशी ने क्या कहा था? के.एम. मुंशी ने इसे हॉरोस्कोप ऑफ अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कहा था। हॉरोस्कोप मतलब भविष्य बताने वाला? एक तरह से हाँ, कि हमारा गणराज्य कैसा होगा, उसकी रूपरेखा। पंडित ठाकुरदास भार्गवा, एक और सदस्य, उन्होंने तो प्रियम्बल को संविधान का सबसे कीमती हिस्सा, मोस्ट प्रेशियस पार्ट, संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की कुंजी, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। की टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, और उन्होंने इसे संविधान में जड़ा हुआ गहना, जूल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और संविधान की योग्यता मापने का उचित पैमाना, प्रॉपर यार्डस्टिक टू मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वाह। और कोई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन? हाँ, सर अर्नेस्ट बाकर, एक जाने माने इंग्लिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे। वो प्रियम्बल से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कहा और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 की शुरुआत में उसे कोट किया। अच्छा, और भारत के पूर्व चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह? जस्टिस हिदायतुल्लाह ने प्रियम्बल को सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे पॉलिटिकल सोसाइटी का पैटर्न निर्धारित करता है। उन्होंने कहा कि ये उस मूलभूत तत्व की घोषणा करता है जिस पर हमारा संविधान बना है। तो इसकी सिग्निफिकेंस तो अनक्वेश्चनेबल है, लेकिन एक बड़ा सवाल हमेशा उठता रहा है, क्या प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है? इस प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस पर काफी कंट्रोवर्सी रही है। हाँ, ये एक बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन रहा है।
सबसे पहले ये सवाल बेरुबारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रियम्बल संविधान निर्माताओं के दिमाग को समझने की कुंजी, की टू द माइंड ऑफ द मेकर्स, और जहां संविधान के लैंग्वेज एम्बिगुअस लगे वहां प्रियम्बल इंटरप्रिटेशन में हेल्प कर सकता है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है। तो 1960 में कहा गया कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर क्या हुआ? फिर आया लैंडमार्क केशवानंदा भारती केस 1973। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेरुबारी यूनियन केस वाले ओपिनियन को रिजेक्ट कर दिया। तो क्या कहा केशवानंदा भारती केस में? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है। कोर्ट ने माना कि प्रियम्बल का बहुत महत्व है और संविधान को प्रियम्बल में व्यक्त किए गए ग्रैंड एंड नोबल विजन की रोशनी में पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाना चाहिए। तो 1973 से प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या इसे बाद में फिर रिकन्फर्म किया गया? हाँ, LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि प्रियम्बल संविधान का अभिन्न अंग, इंटीग्रल पार्ट है। इसके पीछे तर्क क्या दिया गया कि प्रियम्बल हिस्सा है? बेरुबारी में क्यों मना किया गया था? तर्क ये दिया गया, खासकर केशवानंदा भारती केस के बाद, कि प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसी तरह अडॉप्ट और एनेक्ट किया था जैसे संविधान के बाकी हिस्सों को किया था। बल्कि प्रियम्बल को तो सबसे आखिर में एनेक्ट किया गया था जब बाकी पूरा संविधान बन चुका था। अच्छा, आखिर में क्यों? ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि प्रियम्बल संविधान के बाकी प्रोविजंस के अनुरूप हो, इन कन्फॉर्मिटी हो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट ने बाकायदा एक मोशन मूव किया था, द क्वेश्चन इज दैट प्रियम्बल स्टैंड्स पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये मोशन अडॉप्ट हुआ था। तो ये बात प्रियम्बल को संविधान का हिस्सा बनाती है। लेकिन दो बातें यहाँ ध्यान रखने वाली है ना? हाँ, 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रियम्बल न तो लेजिस्लेचर की पावर का सोर्स है और न ही लेजिस्लेचर की पावर्स पर कोई प्रोहिबिशन या रोक लगाता है। मतलब प्रियम्बल से सरकार को कोई शक्ति नहीं मिलती, न ही उसकी शक्ति छीनी जाती है। और दूसरा पॉइंट? दूसरा, ये नॉन जस्टिशिएबल है, यानी इसके प्रोविजंस को लॉ के कोर्ट्स में एनफोर्स नहीं किया जा सकता। आप प्रियम्बल के वायलेशन के आधार पर सीधे कोर्ट नहीं जा सकते, जैसे फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है पर नॉन जस्टिसेबल है और पावर का सोर्स नहीं है। अब आखिरी सवाल, क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? अमेंडेबिलिटी ऑफ द प्रियम्बल। ये सवाल भी पहली बार केशवानंदा भारती केस 1973 में ही गंभीरता से उठा था। इससे पहले ये माना जाता था कि क्योंकि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है, बेरुबारी केस के अनुसार, तो उसे अमेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंदा भारती केस ने तो कह दिया कि प्रियम्बल हिस्सा है, तो फिर क्या हुआ? पिटिशनर ने तर्क दिया कि आर्टिकल 368 के तहत जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर है, उसका इस्तेमाल करके प्रियम्बल को अमेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रियम्बल में संविधान के बेसिक एलिमेंट्स या फंडामेंटल फीचर्स हैं और अमेंडिंग पावर का इस्तेमाल बेसिक फीचर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया इस पर? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि क्योंकि प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है, बेरुबारी मत गलत था, इसलिए इसे आर्टिकल 368 के तहत अमेंड किया जा सकता है। अच्छा, तो अमेंड किया जा सकता है? हाँ, लेकिन कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण शर्त लगा दी। उन्होंने कहा कि प्रियम्बल को अमेंड तो किया जा सकता है, पर प्रियम्बल में निहित संविधान के मूल ढांचे या बेसिक फीचर्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। अच्छा, वही बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो केशवानंदा भारती केस से आया। एग्जैक्टली। मतलब आप प्रियम्बल में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बदलाव नहीं कर सकते जिससे संविधान का मूल चरित्र ही बदल जाए। तो क्या प्रियम्बल को कभी अमेंड किया गया है? हाँ, प्रियम्बल को अब तक सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है, वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। बिल्कुल, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा, जिसने 3 नए शब्द सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी प्रियम्बल में जोड़े थे, और इस अमेंडमेंट को वैलिड माना गया। तो संक्षेप में, प्रियम्बल हमारे संविधान की आत्मा है, उसका दर्शन है और भविष्य की दिशा दिखाने वाला एक गाइड है। ये बताता है कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या हासिल करना चाहते हैं। सही कहा, ये उन फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ फिलॉसफी को दर्शाता है जिन पर हमारा पूरा संविधान टिका है। और चलते चलते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। प्रियम्बल में जो महान आइडियल्स लिखे हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, आज हमारी सोसाइटल रियलिटी में वो कितने रिफ्लेक्ट होते हैं? और इन आइडियल्स को ज़मीनी हकीकत बनाने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं? ये था आज का UPSC बुक इंडियन पॉलिटी बाय M. लक्ष्मीकांत का समरी ऑडियो बुक।
अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको ऑल एनसीईआरटीज, एम लक्ष्मीकांत, आर.एस. शर्मा, नितिन सिंघानिया, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री और कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरीज मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।